नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं कि प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी शिक्षा हमें किस प्रकार से कराना चाहिए। प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो हमारी विशिष्ट शिक्षा और शिक्षा मनोविज्ञान और आपका विविधता समावेशित शिक्षा और जेंडर और संज्ञानात्मक विकास, इस तरह के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें ये आपको पूछा जाता है। तो आइए आज हम जानते हैं कि प्रतिभाशाली बालक जो होता है किस प्रकार से होता है और उसकी जो शिक्षण विधि होती है वो कौन कौन सी होती है। तो सामान्य कक्षाओं में अगर हम देखते हैं तो ये बालक जो होते हैं सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, किंतु प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं वो सामान्य बालकों से अपनी बहिर्मुखी विशेषताओं और आवश्यकताओं के कारण अधिक भिन्न दिखाई देते हैं। एक सामान्य कक्षा का शिक्षण अगर हम देखें तो औसत बुद्धि और योग्यता वाले छात्रों को ध्यान में रख कर के बनाया जाता है, किंतु ये विद्यार्थी जो होते हैं इनका आईक्यू लेवल जो होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। अब अगर हम देखें तो इसमें क्या होता है कि इन कक्षाओं में शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने वाले जो बालक होते हैं वो या तो शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं अथवा शैक्षिक रूप से पिछड़े या मंद बुद्धि होते हैं, जिनको हम औसत और सामान्य की श्रेणी में नहीं रख पाते। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वो भी हमारी कक्षा में होते हैं। और दूसरी ओर अगर हम देखें तो प्रतिभाशाली बालक अपनी कक्षा के स्तर के सभी कार्यों को समय से पहले और बिना किसी की सहायता को हल करने में के कारण शिक्षक की नज़र में रहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे अगर हम क्लास लेते हैं तो हमें कई तरह के विद्यार्थी मिलते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनको आप बोल बोल कर परेशान रहते हैं मगर वो कोई कार्य नहीं कर पाते, और कुछ ऐसे होते हैं जो आप उनको थोड़ा सा बताते हैं और उनका तैयार होता है और वो बहुत जल्दी से कर लेते हैं। तो इस तरह की जो योग्यता होती है वो प्रतिभाशाली बालकों में पाई जाती है। यह स्वाभाविक है कि असाधारण योग्यताओं के धनी इन प्रतिभाशाली बालकों को जितना विशिष्ट निर्देशन मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता, क्योंकि एक जो टीचर है वो ये सोचता है कि मुझे सबके हिसाब से पढ़ाना है। तो इस प्रकार वांछनीय अवसरों के अभाव में उनका जो व्यक्तित्व होता है वो कुंठित हो जाता है। अगर हम देखें कि सामान्य कक्षाओं में प्रतिभाशाली बालक जो होते हैं उनकी समस्याएं कौन सी होती हैं, तो पहली चीज़ तो ये होती कि उनको अनुकूल उत्साहवर्धन जो होता है वो नहीं मिल पाता, इसलिए वो स्वयं को वहाँ से विलग अनुभव करते हैं। कई बार मंदबुद्धि जो बालक होते हैं उनको भी उतना अटेंशन नहीं मिल पाता, तो भी वो अपने को कुंठित महसूस करते हैं। समाज के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण उनमें विकसित हो जाता है और उनको ये लगता है कि मैं जो हूँ वो दूसरों से भिन्न हूँ। अगला है कि कक्षा कार्य अत्यधिक सरल लगने पर वो स्वयं को नीरस महसूस करते हैं, क्योंकि उनको लगता है अरे मैंने तो कर लिया, मैं सबके साथ नहीं हूँ या मैं नहीं कर पाया। तो इस दशा में दिवा स्वप्न अथवा भगोड़ेपन जैसी अव्यवहारिक स्थितियां देखने को मिलती हैं कि या तो बच्चा अपना काम कर लेता है और वो शाला में उपस्थित नहीं होता है, या तो वो आपसे या टीचर से भागता फिरता है। फिर आता है आपका कक्षा में दिए गए कार्य को सामान्य से कम समय में पूर्ण कर लेने के उपरांत वह बची हुई ऊर्जा और समय का उपयोग कक्षा का अनुशासन बिगाड़ने में करने लगता है। आप देखते हैं कि कई जो अच्छी आईक्यू वाले जो बच्चे होते हैं, उत्तम आईक्यू वाले, वो कक्षा में अपना काम कर लेते हैं और उसके बाद वो इधर उधर देखते हैं, कहीं किसी को मारते हैं, हल्ला करते हैं, बातचीत करते हैं। तो इस तरह की अनुशासनहीनता करते हैं। कभी कभी वह अपनी आवश्यकताएं पूर्ण न होने पर प्रतिभाशाली बालक जो हैं वो उग्र और उच्छृंखल हो जाते हैं, और जब उनको लगता है कि मुझे जितना मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है तो वो जो है वो क्रोधित होते हैं। नेक्स्ट है आपका कि विभिन्न रुचियों और विभिन्न योग्यताओं के कारण कभी कभी उनके लिए जीवन उपयोगी व्यवसाय का क्षेत्र चुनने में भी कठिनाई हो जाती है। और ऐसे व्यक्ति जो होते हैं इनमें इतनी प्रकार की योग्यता होती है कि उन्हें ये लगता है कि मैं ये काम करूं या ये काम करूं या ये काम करूं। अगला है आपका कि इस प्रकार के बालक माता पिता और अध्यापकों का अतिरिक्त ध्यान पाकर कभी कभी जिद्दी, कभी कभी आत्मनिर्भर और अभिमानी और श्रेष्ठता की भावना आदि अन्य ग्रंथियों से ग्रसित हो जाते हैं। तो यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस भी कभी कभी
पैदा होता है, कभी कभी अहंकार भी होता है, कभी जिद्दीपन होता है। तो इस तरह की जो विकृतियाँ आती हैं वो इन विद्यार्थियों में आती हैं। अब अगर हम देखें तो प्रतिभाशाली बालकों के लिए जो विशिष्ट शिक्षा होनी चाहिए वो किस प्रकार से होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात है कि उच्च स्तरीय ज्ञान और योग्यताओं के विस्तार हेतु टीचर को कोई प्रयास करना चाहिए, और विशिष्ट प्रतिभाओं के पूर्ण विकास हेतु, क्योंकि उनमें अगर जो प्रतिभा है हम उसका उपयोग कैसे करेंगे। उच्च स्तरीय पाठ्यक्रमों के व्यवहारिक और व्यापकता हेतु, मतलब हमें हर नॉलेज जो है वो प्रैक्टिकली रूप में भी देना है। और विश्लेषणात्मक विचारशीलता के विकास हेतु तो हमें ऐसा परिवेश देना है जिससे विद्यार्थी जो है वो विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास करे। उनकी असाधारण इच्छाओं और आकांक्षाओं की प्राप्ति के साधन जुटाना और उनके प्रति अति सावधान रहना। एक टीचर का और एक अभिभावक का ये फर्ज होता है कि वो अपने विद्यार्थियों को सीखने का परिवेश प्रदान करें, किंतु ऐसे विद्यार्थियों के लिए बहुत सजग रहें कि वो कभी भी किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं। उनकी जिज्ञासात्मक प्रवृत्ति को संतुष्ट करने का प्रयास करना चाहिए, और सभी जो शिक्षक होते हैं या माता पिता अपने बच्चों के जो भी प्रश्न होते हैं उनको जवाब जरूर देना चाहिए। उनकी सृजनात्मक और क्रियात्मक शक्तियों को अभिव्यक्ति करने का अवसर प्रदान करें। अगर आप देखते हैं कि बच्चा जो है वो बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है तो आप उसको उस प्रकार का संसाधन दीजिए और वो इस तरह से करेगा। अब हम देखते हैं कि इनकी शिक्षा के लिए और क्या किया जा सकता है। तो विशेष शिक्षा व्यवस्था के अंतर्गत प्रभावक और उपयुक्त शिक्षा का कॉन्सेप्ट आया, दूसरा संवर्धित पाठ्यक्रम आया, और तीसरा विशिष्ट विद्यालय और कक्षा आया, जिसमें इफेक्टिव एंड एफिशिएंट एजुकेशन आई, आपकी एनरिचमेंट ऑफ कैरिकुलम आया, स्पेशल स्कूल्स एंड क्लासेस का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें हमने देखा कि निर्धारित आयु से के पूर्व ही विद्यालय में बच्चों को प्रवेश कर दिया जाता है और उनकी बौद्धिक और शैक्षिक क्षमताओं के आधार पर एक ही वर्ष में 2 या 2 से अधिक कक्षाओं के पाठ्यक्रम का अध्ययन ऐसे विद्यार्थी कर लेते हैं, और सामान्य से कम समय और आयु में किसी भी पाठ्यक्रम को उत्तीर्ण कर सकने की इनको अनुमति प्राप्त हो जाती है। तो अगर हम देखें तो अतिरिक्त प्रगति में जैसे किसी शीघ्र कक्षोन्नति को पाकर प्रतिभाशाली बालक उत्साहित होता है और इस प्रगति को वो एक चुनौती के रूप में स्वीकार करता है और बहुत अच्छा काम करने लगता है। विद्यालय छात्र और अभिभावकों के समय और शक्ति और धन की भी बचत होती है और प्रतिभाशाली छात्र की क्षमताओं का पूर्णतया सदुपयोग हो पाता है। आगे हम देखें तो आपका है संवर्धित पाठ्यक्रम। इसमें व्यक्तिगत संवर्धिता जिसमें अतिरिक्त पाठ्य वस्तु को इस प्रकार से नियोजित किया जाता है कि कोई भी प्रतिभाशाली बालक उसे व्यक्तिगत रूप से लगभग आत्मनिर्भर होकर के पूर्ण रूप से पढ़ सके और समझ सके। और सामूहिक संवर्धित में कुछ ऐसे वर्क दे दिए जाते हैं जिसमें समूह में उनको एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और वो उसको पूरा करते हैं। नियमित कक्षाओं में ही अध्यापक इन बालकों को अतिरिक्त लेखन पठन आदि देते हैं कि ठीक है आपने ये कर लिया अब आप ये करें। तो ये होता है। फिर प्रतिभाशाली बालकों के लिए अपेक्षाकृत हमेशा उच्च लक्ष्य का निर्धारण किया जाना चाहिए। सघन और नवीन अनुभव प्रदान करने की दृष्टि से बालकों को नई नई योजनाएं बतानी चाहिए ताकि वो उसको काम करें, और शिक्षण पद्धतियों में विविधता और नवीनता लानी चाहिए। अगर हम देखें तो विशिष्ट विद्यालय और कक्षाओं का जो कॉन्सेप्ट है वो इसलिए आया क्योंकि विशिष्ट बालकों को शिक्षा देने के लिए विशिष्ट विद्यालय और विशिष्ट कक्षा प्रणाली भी आजकल अपनाई जा रही है, जहाँ पर आपके मंदबुद्धि बालक भी जाते हैं और आपके प्रतिभाशाली बालक भी जाते हैं, और उनकी क्षमता और उनकी बुद्धि के अनुसार उनको वहाँ पर अध्ययन कराया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा है कि आपको प्रतिभाशाली बालक और उनकी विशेषताएं और उनकी पढ़ाने की पद्धति और सावधानियां बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। धन्यवाद।